नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केम क्लासेस में। जैसे कि हमने केमिकल काइनेटिक स्टार्ट किया था और उसके 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा 6 लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6, जिसके अंतर्गत हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की हम काइनेटिक्स दैट इज रेट इक्वेशन को डिटरमाइन करेंगे। फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर हाफ लाइफ पीरियड, ये हम इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आज की जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, चाहे नीट हो, चाहे जेईई हो, चाहे वो आईसी बोर्ड, चाहे सीबीएसई बोर्ड। ठीक, तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। और प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने छोटे भाई बहन हो, चाचा दादा में जिसको, उसको कृपया ये बताएं कि ये एक चैनल है जिसके थ्रू केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है 11th और 12th की। अभी मैं सिर्फ 12th की क्लासेस ले रहा हूँ। नेक्स्ट में आने वाले टाइम पे हम 11th का भी सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब तक जो लोग नहीं देखे उन वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने रेट लॉ डिटरमाइन करना सीखा था, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के बारे में, उसके डिफरेंसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसी क्रम को हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब रेट लॉ लिखना आ गया, तो मैंने कहा था रेट लॉ का यूज होगा हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो लिखते हैं हेडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? जैसे किसी चीज का भी ऑर्डर हो सकता है, हम रिएक्शन के ऑर्डर की यहाँ पर बात करेंगे कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, हिंदी में बोलते हैं कोटि। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कैसे जानेंगे? यानी कि रिएक्शन को ऑर्डर को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसका रेट लॉ लिखना पड़ेगा, और रेट लॉ हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल। तो दैट इज हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये भी क्या होगा? पहला पॉइंट प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये कैसा होगा आपका? प्योरली एक्सपेरिमेंट डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं लिख सकते। किसी भी रिएक्शन को देख के, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो पहले हम ऑर्डर समझ लेते हैं। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है? The sum of power to which the concentration term are given in the rate law equation are raised to express the observed rate law equation, to express the observed rate of the reaction is called as the order of reaction। कहने का मतलब ये है, जो हमारा रेट लॉ इक्वेशन होगा, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ इक्वेशन होगा, उसके कंसंट्रेशन के जो पावर्स होंगे उनको सम कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो कंसंट्रेशन के पावर आते कहाँ से हैं? कंसंट्रेशन के पावर आते कहाँ से? वो एक्सपेरिमेंटल से पता चलता है कि हमारा रेट कंसंट्रेशन के 1 के पावर पर डिपेंड कर रहा है कि 2 के पावर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमारा रेट कंसंट्रेशन ए के प्रोपोर्शनल है, कि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, कि डिवाइड बाई 2 के प्रोपोर्शनल है, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मालूम होता है। तो आइए पहले लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करना है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, the sum of powers to which the concentration term given in the rate law equation, are raised to express the observed rate of the reaction are called as order of reaction। देखिए, डिफिनीशन को समझना पूछ सकता है कभी 1 नंबर में। वैसे तो पूछता नहीं, ऑर्डर निकालने को बोलता है, लेकिन पूछता नहीं है कि हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। देखिए, कह रहा द सम ऑफ पावर्स, ध्यान देना बात को, द सम ऑफ पावर टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म गिवन इन द रेट लॉ इक्वेशन आर रेज्ड to express the
टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है रेट लॉ कैसे आता है? ऑब्जर्व्ड जो रेट ऑब्जर्व्ड जो एक्सपेरिमेंटली दैट इज ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ रिएक्शन होता है। रिएक्शन की जो रेट होती है वो ऑब्जर्व्ड होती है एक्सपेरिमेंटली। तो जो उसका रेट ला अगर कोई दिया है तो उसके कंसंट्रेशन के जो पावर्स होंगे उनका सम कर देंगे, तो उससे हमें मालूम हो जाएगा कि उसका ऑर्डर क्या है रिएक्शन का। ठीक, तो दिस सम ऑफ पावर टू इज द कंसंट्रेशन टर्म गिवन इन द रेट ला इक्वेशन आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व्ड रेट ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन को और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, और प्लीज ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं और उसको समझाने की आपको कोशिश करूं, क्योंकि जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए कमेंट तो करना चाहिए, बनता है कमेंट। ठीक, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल सर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन करिए, तब मैं आपको पर्सनली या फिर नेक्स्ट जब लेक्चर स्टार्ट करूंगा कमेंट के बेस पे मैं उसको पहले बताऊंगा। कंसीडर है जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस सी गिव्स प्रोडक्ट कुछ भी है हमारा है। इसका हम मान लेते हैं कि इसका जो सपोज एक्सपेरिमेंटल रेट ला, सपोज जो इसका एक्सपेरिमेंटल रेट आता है, एक्सपेरिमेंटल रेट ला है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला है इसके अकॉर्डिंग जो रेट आता है, रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर आर। इसके पहले भी हम ये रिएक्शन लिख चुके हैं और बार बार हम इस रिएक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से देखिए जो रेट हमने लिखा है इक्वल टू के इज दी रेट कांस्टेंट, ए स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, बी क्या स्क्वायर ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ बी, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सी। हमने बताया था वहां पर भी पी क्यू आर क्या होता है, डिपेंडेंस ऑफ द रिएक्शन रेट ऑन मोलर कंसंट्रेशन, बट यहाँ पर हमने उसको स्पेसिफिक नाम दिया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे अब, क्योंकि ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो P इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, A के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है जी, B की पावर Q, Q इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B एंड R इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट C। अब देखिए यहां से मालूम हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि P इक्वल टू 1 है, अगर P इक्वल टू 1 है यानी कि हमारा जो रेट है कंसंट्रेशन A के प्रोपोर्शनल है, हम दूसरा तरीका ये मान सकते हैं कि B का कंसंट्रेशन Q जो इक्वल टू 0 है, यानी कि अगर 0 है तो B के कंसंट्रेशन में हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा। आगे हम बताएंगे, अभी ओरल में समझ लीजिए। अगर R इक्वल टू 2 हो जाए, अगर R इक्वल टू 2 हो जाए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ C के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहां से समझ लीजिए, जैसे कि हम बोल दें इफ P इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, A के कंसंट्रेशन पे हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, Q के कंसंट्रेशन पे B के कंसंट्रेशन में हमारा रेट डिपेंड कर रहा है। कैसे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू 1 है। C की पावर R, R इक्वल टू यहाँ पर कितना है 2 है, यानी कि हमारा जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा क्या, जो ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर होगा, क्योंकि 3 रिएक्टेंट है तो जो सम है पावर्स 0 + 1 + 2 इक्वल टू 3, दैट इज जो रिएक्शन हो जाएगी हमारी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर है कि कौन से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हमारा डिपेंड कर रहा, और सभी को पावर को अगर सम कर देते तो हमारा क्या आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, यहाँ पर लिख लीजिए वेयर P Q and R is the order of reaction with respect to A, B and C reactants respectively। जो P Q है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A, B एंड C। ठीक, एंड K इज दी, एंड स्मॉल k इज दी रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम डिफाइन किए थे प्रीवियस लेक्चर में, k इज दी रेट कांस्टेंट।
ठीक, ये हो गया। आगे आते हैं। अब देखिए इसी रिएक्शन का उसके आगे लिखना ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी P प्लस Q प्लस R, तीनों का सम, दैट इज N इक्वल टू P प्लस Q प्लस R, सम ऑफ पावर टू हिज द कंसंट्रेशन term are given in the rate like equation are raised to express the absolute rate of the reaction is called as order of reaction। तो n इक्वल टू क्या है? n ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन का ऑर्डर है। ठीक, नेक्स्ट आगे करते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल तो समझते हैं। गर्मी बहुत है आज। देखिए अगर आवाज की आप लोगों को प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। माइक मैंने मंगाया है, जिस दिन आ गया उस दिन अच्छा हो जाएगा। आवाज़ थोड़े से वैसे मेरी लाउडली है, माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं पंखे भी बंद कर दे रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए थोड़ी सी मुझे असुविधा हो रही है, लेकिन कोई नहीं। ठीक, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला दिया है, एक्सपेरिमेंटल रेट ला दे रखा है, कह रहा है जिसका एक्सपेरिमेंटल रेट ला आता है रेट इक्वल टू के A की पावर 0 एंड B की पावर 1। तो यहां से जो आ जाएगा दैट इज रेट इक्वल टू क्या है? के B की पावर 1। तो इसका पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये दे रखा है, और रेट ला को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बता सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से जो n है वो 0 प्लस 1, या फिर इसी को देख के लिख लो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, दैट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। तो इस टाइप से तो इसको रब कर दे रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल थ्रू हमने समझाया है। अब जैसे कि हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि इफ n इक्वल टू P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 1, 0 है। अगर 0 है तो इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर 0 आया तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इक्वल टू 1 आया दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इक्वल टू 2 आया दैट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर n इक्वल टू 3 आया दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हमें थर्ड ऑर्डर पढ़ने की जरूरत नहीं है, निकलवा लेता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट हम जो पढ़ेंगे काइनेटिक्स 0 फर्स्ट एंड सेकेंड की पढ़ेंगे, और nth ऑर्डर से किसी का भी एक्सप्रेशन आ जाता है। तो मैक्सिमम जो अब तक क्वेश्चन आया वो फर्स्ट ऑर्डर से आए हैं, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। ठीक, 90% जो आता है क्वेश्चन यहीं से आता है, यहाँ से आ जाता है, बाकी सेकेंड ऑर्डर से आ जाता है। ठीक, तो इसको तो अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके ऑर्डर, ये तो हमने डिफाइन कर दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब हम बताएंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल है रिएक्शन का, देख लेते हैं। NO2 गैस, बहुत सारी किताब में एग्जांपल दिए हैं। NO2 गैस गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्लस O2 गैस, ये रिएक्शन दिया है, और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट ला लिख दिया है। एक्सपेरिमेंटल रेट ला जो रेट दे रखा है, रेट इक्वल टू के NO2 का स्क्वायर, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका जो ऑर्डर है n इक्वल टू 2, दैट इज यहाँ से क्या मालूम चला, n इक्वल टू 2। ये जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक, तो ये तो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात हो गई। अब देखते हैं कि अगर कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो रेट पे हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं यहीं पर। तो इसको मैं रख कर दे रहा हूं। जैसे कि ये एक एग्जांपल लेते हैं कि A गिव्स प्रोडक्ट, इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आएगा, इसका एक्सपेरिमेंटल रेट ला हम मान लेते हैं
कि रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए, के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हमारा रेट है ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करें, यार समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें, अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ए के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? डबल्ड हो जाएगा। अब हम इसका रेट ये ना देखें, अब रेट ये दे दिया जाए, रेट इक्वल टू के ए की पावर 2, के ए की पावर 2, यानी कि हमारा जो रेट है, हमारा जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब यहां से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं, इसका तो क्या है, अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें, अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें तो यहाँ से क्या आएगा कंक्लूजन, जो रेट हमारा हो जाएगा, जो रेट हमारा हो जाएगा वो दूना हो जाएगा, 2R, ठीक। रेट डैश इक्वल टू 2R, यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन से ये मालूम हुआ कि अगर कंसंट्रेशन ए को मैं डबल कर दूं तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। लेकिन इस एक्सप्रेशन से अलग होता है। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जो रेट है हमारे ए के स्क्वायर के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर यहाँ पर हम ए के कंसंट्रेशन को डबल कर दें, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए इसको हम डबल कर दें, अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो क्या होगा भाई? यहाँ पर अगर डबल करोगे तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? ए के प्लेस पे 2a, तो यहाँ पर लगा हुआ ऑलरेडी स्क्वायर, 2 2 जा 4, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रखते हैं के, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, 2a की पावर 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 बाहर हो जाएगा, के कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर। अब कंसंट्रेशन ए का स्क्वायर तो ये मिल गया, तो ये क्या है? 4। यानी जो हमारा रेट हो जाएगा, जो हमारा रेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें, कंसंट्रेशन ए को हम डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ से ये मालूम चलता है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन देंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ से रेट लिख रहे हैं, यहाँ पे आ जाइए। अगर इस रिएक्शन का रेट दे दिया जाए, रेट इक्वल टू के ए की पावर 3, अगर ये दे दिया जाए और बोले कि अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें, अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें तो हमारा रेट क्या होगा? आर डैश इक्वल टू क्यूब है, ये ध्यान देना। अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल कर दें तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर क्यूब, यानी कि 8, यानी कि 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर 4 हो जाए तो 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, अगर यहाँ पर 5 हो जाए तो 2 की पावर 5 इक्वल टू 32। यानी कि हमारा जो रहेगा डबल करने में कंसंट्रेशन, जितना ये पावर है 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर n। ये बात समझ में आई होगी। n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर यहाँ पर n इक्वल टू 3 हो जाए तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि रेट तुम्हारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखना नहीं, समझ लीजिए, लैंग्वेज में अपने आप को लिखना है। आगे हम जब एक एक कैटेगरी पढ़ाएंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, तो वहां पर हम इस चीज को लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर हम समझने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि अगर यहाँ से ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि कंसंट्रेशन ए को डबल कर रहे हैं तो रेट हमारा डबल हो जा रहा है। जब रेट ला एक्सप्रेशन हमारा रेट इक्वल टू के ए, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम कंसंट्रेशन ए को डबल करते हैं तो रेट हमारा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में क्या है? अगर कंसंट्रेशन ए को हम डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में अगर कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अगर ए के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो रेट हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इन केस
इन केस ऑफ फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर क्या हो जाएगा 16 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, कंफ्यूजन था। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट अगर हमारा कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट 4 टाइम्स। थर्ड ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट 8 टाइम्स। फोर्थ ऑर्डर के लिए रेट डबल कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो 16 टाइम्स, यानी कि उसका हम पावर चढ़ाते जाएंगे। ठीक ना, तो ये तो कंफ्यूजन था। ठीक, इसी पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसी पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दे रखा है, बुक का ही है। कह रहा ए प्लस बी गिस प्रोडक्ट और इसका एक्सपेरिमेंटल रेट ला बताना है। एक्सपेरिमेंटल रेट ला बताना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। एक्सपेरिमेंटल रेट ला बताना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। 1 सेकंड। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कब, जब कह रहा है कि तुम्हारा जो कंसंट्रेशन ए को अगर हम डबल करते हैं, कंसंट्रेशन ए को डबल करते हैं तब तुम्हारा रेट जो है डबल हो जाता है। ठीक, कंसंट्रेशन ए को हम डबल करते हैं रेट हमारा डबल हो जाता है, और कंसंट्रेशन अगर ए को हम डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तब तुम्हें बताना है, तब तुम्हें बताना है इसे। कह रहा है यहां पर कर लीजिए बी, कह रहा कि ए के कंसंट्रेशन को अगर डबल कर दें तो रेट हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, कह रहा बी के कंसंट्रेशन को हम डबल कर दें तो रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है, पूछ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल रेट ला क्या होगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तब रेट ला क्या हो जाएगा, तो इसके पहले हमने अभी डिस्कशन किया है, रेट तो तुम्हारा रेट इक्वल टू के, इतना तो हम लिख देंगे। अब कंसंट्रेशन ए की कितने पावर पे, बी की कितने पे, ये मालूम हो जाए, ये पी और क्यू ये मालूम हो जाए तो हमारा रेट ला आ जाएगा और ऑर्डर आ जाएगा। इसका हमने रेट ला लिख लिया है एक्सपेरिमेंटल की, के ए की पावर पी बी की पावर क्यू, और पी और क्यू के लिए हमें ये डाटा दे रखा है। अगर ए के कंसंट्रेशन डबल करते हैं रेट हमारा डबल हो जाता है। हमने क्या कहा था, अगर कंसंट्रेशन ए को डबल करते हैं रेट डबल हो जा रहा है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज पी इक्वल टू 1। ए के रेस्पेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर रेट को हमने क्या कहा था, डबल करते हैं तब रेट हमारा कंसंट्रेशन ए को अगर डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता था। इसके पहले भी हमने डिस्कशन किया, तो यहाँ पर भी दे रखा है कि बी के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो जा रहा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 4 टाइम्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्यू की पावर 2 और बी इक्वल टू 2 भी रखो, 2 2 जा 4, यानी कि क्यू इक्वल टू 2 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, कह रहा है कि बी के कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट 4 टाइम्स, तो ये 4r कब हो सकता है, जब बी की पावर 2 हो। ये 4r कब हो सकता है, जब बी की पावर 2 हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका क्यू इक्वल टू 2, यानी कि हमारा जो रेट ला हो जाएगा, जो रेट हो जाएगा के ए बी की पावर 2, के ए की पावर 1 बी की पावर 2 एंड एन इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, दैट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्सपेरिमेंटल रेट ला इसका हो जाएगा रेट इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2 और एन इक्वल टू 1 प्लस 2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं। देखिए, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे, ये नोट करके लिख लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक क्या, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। इट इज ए प्योरली experimental quantity. It is a purely experimental quantity and cannot known just by stoichiometry of the balanced chemical equation.
बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आर इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को नहीं जज कर सकते, नहीं बता सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, इट इज डिटरमाइंड या इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेरिमेंटली, बाय डिटरमाइनिंग दी, by determining the observed rate law of the rate law of the रिएक्शन के रेट लॉ को हम डिटरमाइन करके ऑर्डर रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नोट करके लिख लीजिए, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लीजिए, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, फ्रैक्शनल और होल नंबर। ठीक, होल नंबर। आई होप के तीनों पॉइंट आपको समझ में आएंगे, नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट, जीरो ऑर्डर यानी कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है, जीरो। रिएक्शन की ऑर्डर जीरो कब हो सकती है, यानी कि हमारा जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, हमारा जो रेट है रिएक्टेंट के किसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तभी तो हम जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं। यानी कि अगर कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, अगर कंसंट्रेशन को घटाओ बढ़ाओ कुछ भी करो, रेट हमारा डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कुछ भी करो तो रेट पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो लिख लीजिए, ए रिएक्शन ऑफ द टाइप, ए रिएक्शन ऑफ द टाइप, ए रिएक्शन ऑफ द टाइप ए गिव्स प्रोडक्ट इज said to be of zero order reaction if its rate law is given by, क्या दिया रहेगा रेट लॉ, रेट इक्वल टू के ए की पावर जीरो और किसी की पावर जीरो है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू वन। किसी की पावर जीरो इसका मतलब क्या है, उसके कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा, किसी की पावर जीरो इक्वल टू वन होता है। तो रेट इक्वल टू के यानी कि ए के कंसंट्रेशन को कितना भी बढ़ाएं, घटाएं चाहे बढ़ाएं, हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेट डिपेंड नहीं करेगा। दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एंड ऑफ द रिएक्शन। जब तक रिएक्शन होगी कंसंट्रेशन को हम चेंज करेंगे तो हमारा रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, तो रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक कांस्टेंट रेट से हमारा रिएक्शन होता रहेगा। ठीक, तो ये हम पॉइंट लिख रहे हैं। तो नीचे लिखिए, नेक्स्ट, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction, in case of zero order reaction, the rate of a chemical reaction does not depends upon the concentration of the reactant, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक,
तो हमारा जो रेट है रिएक्शन का कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं रहेगा, दैट इज remains constant or unchanged throughout the end of the reaction, ध्यान देना, जो हमारा रेट है केमिकल रिएक्शन का डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के एंड तक हमारा रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसको रब कर रहा हूं मैं। यहां से लिख सकते हैं कि when concentration of the reactant changes, then rate of the reaction does not change, that is reaction occurs with constant rate, रिएक्शन कांस्टेंट रेट से होती रहेगी। ठीक, तो ये तो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्लीज कमेंट करना ना भूलें। इसके एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल कौन से हैं, फोटोकेमिकल। देखिए जनरली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकली मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो रिएक्शन होती है लाइट के प्रेजेंस में होती है, ये जीरो ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। ये सब जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो लिख लीजिए, फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H2 and Cl2, ठीक, ओवर ए सरफेस ऑफ वाटर, इसका रिएक्शन है कि H2 गैस प्लस Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोकेमिकल ओवर सरफेस ऑफ वाटर क्या बनाता है, 2HCl गैस, ये बनाता है। जिसका एक्सपेरिमेंटल रेट ला दिया है, जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आया है बाय एक्सपेरिमेंटल, इसका जो रेट लाया, रेट इक्वल टू के H2 की पावर 0 Cl2 की पावर 0, यानी कि ना तो H2 पे डिपेंड कर रहा हूं ना ही Cl2 पे डिपेंड कर रहा हूं, यानी कि रेट इक्वल टू के। अब रेट पे डिपेंड किस पे कर रहा है, रेट हमारे लाइट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, यहाँ पर जो रेट डिपेंड करता है वो लाइट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इंटेंसिटी फैक्टर फोटोकेमिस्ट्री होती है, काइनेटिक्स की एक ब्रांच है, उसको पढ़ते हैं हम हायर स्टडीज में, लेकिन यहाँ पर इतने से ही काम चल जाएगा कि लाइट प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। दूसरा एग्जांपल है डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ गोल्ड और प्लेटिनम। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और किसमें टूटता है, N2 गैस। बहुत पुराना एग्जांपल हो गया है, कई बार इस एग्जांपल को लिख चुका हूं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल रेट ला आया है, जो रेट आया है, रेट इक्वल टू के NH3 की पावर 0, यानी कि इसका भी क्या है, रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पर, अमोनिया के कंसंट्रेशन पे। ठीक, तो ये 2 एग्जांपल हैं, याद कर लेना। दोनों एग्जांपल किसके हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के।
अब ये हो गया। अब पढ़ेंगे इसकी काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स, दैट इज रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा इंटीग्रेशन के बारे में, आई होप कि पढ़े होंगे आप लोग 11th में। नहीं पढ़े तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज होगा पूरी काइनेटिक्स में हम साइड में लिखते जाएंगे। बायो वाले प्लीज पैनिक नहीं होंगे, बिल्कुल उनको समझ में आने वाला है, वो इंटीग्रेशन सीख लेंगे काइनेटिक्स के साथ साथ। तो हमारा जो भी इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे यूज होगा हम उन्हें बताते जाएंगे और साइड में वो लिखते जाएंगे, क्योंकि अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको थोड़ी बहुत मैथ आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल का मेथड आना चाहिए। दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे भी आप पढ़ेंगे। और दुर्भाग्यवश अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री को चूज किया है तो वहाँ पर आपको मैथ अच्छी आनी चाहिए। बहुत सारी ब्रांचेस हैं, क्वांटम केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सरफेस, यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती हैं। ग्रुप थ्योरी है, यहाँ पर भी मैट्रिक्स प्रैक्टिस इन्वॉल्व होती है। इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री ये मान चलना कि बिना मैथ के नहीं आती है, तो फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे समझाने की और समझ में आएगा। बायो वाले बच्चे ही केमिस्ट्री में टॉप करते हैं, ठीक, मैथ वाले तो सिर्फ बदनाम है। तो आगे चलते हैं हम, क्योंकि मैथ वाले रटने की कोशिश नहीं करते हैं, बायो वालों की रटन विद्या बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, एक सेकंड थोड़ा सा। तो हेडिंग डाल लीजिए काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, integrated rate equation for a zero order reaction, integrated rate equation for a zero order reaction। अब देखिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा एक रिएक्शन जो कि क्या हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर लिख लीजिए कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ले रहे हैं, वही अपना फेमस एग्जांपल ए टू बी और ए टू प्रोडक्ट, ये लिख लिया। अब ये जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर है, दैट इज रेट हमारा कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा। तो पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालने के लिए हम कुछ मानेंगे। हम मान लेते हैं कि इनिशियली आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रखा होगा 11th में, तो थोड़ा बहुत उसका आइडिया है, नहीं भी आइडिया तब भी आपको समझ में आएगा। हम मान लेते हैं कि टाइम टी बराबर जीरो पर हमारा जो इसका कंसंट्रेशन है ए नॉट, टाइम टी बराबर जीरो पर जो ए का कंसंट्रेशन है वो ए नॉट है। अब आफ्टर टाइम टी के बाद, आफ्टर टाइम टी कुछ भी हो सकता है, 10 सेकंड 20 सेकंड, हम मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है ए, तब इसका रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए की पावर जीरो, यानी कि उसके कहीं डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू के। अब रेट आपको मालूम है कैसे लिखते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, बचपन में लिखते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, बचपन क्या फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था। तो आगे चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर लिखना इफ, प्रूव करने के लिए इफ ए नॉट इज द इनिशियल concentration of A at time t equal to 0, if A naught is the initial concentration of A at time t बराबर 0 and after time t the concentration of A is A, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए, जो रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है ए, देन, ठीक, देन न लिखिए, फुल स्टॉप कर दीजिए। तो टाइम टी बराबर 0 पर जो कंसंट्रेशन है ए नॉट है और टाइम टी बराबर टी पर कंसंट्रेशन ए है, तो हमारा जो रेट है, अब क्योंकि हमने इसको माना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, सिंस लिखना नेक्स्ट, सिंस इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
सिंस इट इज ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, देन जो रेट है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की पावर जीरो, ये हो जाएगा। और आपको मालूम है यहाँ से क्या लिखेंगे? रेट इक्वल टू, दिस इंप्लाइज रेट इक्वल टू प्रोपोर्शनल क्या हटेगा? के ए की पावर जीरो विच इज इक्वल टू के, ये है। अब देखिए, अब रेट किसका लिख रहे हो? ए टू प्रोडक्ट, ये है। और इसका जब हम रेट पढ़ाए थे थ्योरेटिकल रेट पढ़ाए तो क्या हो जाता था? रिएक्टेंट है माइनस लगाते थे, डी बाई डी टी ऑफ ए, यही तो होता था। जिसका थ्योरेटिकल रेट था, थ्योरेटिकल रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल रेट। जनरली क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में थ्योरेटिकल रेट और राइट हैंड साइड में एक्सपेरिमेंटल रेट। ये तो हमें एक्सपेरिमेंट से मालूम हुआ कि इसका जो रेट है कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर थ्योरेटिकली क्या हो जाएगा? रिएक्शन को देख के, ए है तुम्हारा रिएक्टेंट तो रेट इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट के लिए यूज होता है डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिखते हैं, रेट इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के, ये आ गया। ठीक, अब आगे करते हैं। अब देखिए, सेम स्पीसीज एक साइड कर लेते हैं, अदर स्पीसीज डिफरेंट साइड। जो सेम वाले हैं एक साइड कर लेंगे, अदर वाले एक साइड कर लेंगे। ऊपर आ जाइए, इंटीग्रेशन, अभी इंटीग्रेशन मत लगाइए, डी ए इक्वल टू माइनस को इधर कर लेंगे, माइनस के डी टी, ध्यान देना, डी माइनस उधर कर लिया, माइनस इधर आ जाए। थोड़ा सा इसको अच्छा कर लीजिए, ये डी ए इक्वल टू डी टी के इंटू डी टी, माइनस इधर कर लीजिए, ये हमारा हो जाएगा। अब क्या करना है, हम मान ले रहे हैं कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या माना है? ए नॉट, और टाइम टी बराबर पर कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है? ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए नॉट से ए के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए, ऑन इंटीग्रेशन विद इन ए लिमिट फ्रॉम ए नॉट टू ए एट टी बराबर 0 टू टी, वी गेट। ठीक, टाइम टी बराबर 0 से टी पर जो ए नॉट है कंसंट्रेशन, ये टी बराबर 0 पर ए। अब देखिए, कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? इस पे स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिख लीजिए। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर लीजिए, इंटीग्रेशन डी, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है भाई, इंटीग्रेशन इक्वल टू माइनस के, क्या है? कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटू डी टी। ये है कहाँ से कहाँ तक? ए नॉट से ए तक। कहाँ से कहाँ तक? ए नॉट से ए तक, ए टाइम टी बराबर 0 से टी तक। अब ध्यान देना, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं। देखिए, अगर इंटीग्रेशन, पहला इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स है, ठीक, इंटीग्रेशन डी इंटू एक्स है, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है और ये इंटीग्रेशन का साइन है। अगर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों साथ आ जाएं तो एक से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, दूसरे से इंटीग्रेशन। जैसे कि एक बार क्या कर दें, दूना कर दे, दोबारा हम डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर वही सेम होता है। अगर किसी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक, और इंटीग्रेशन करते हैं साथ ही साथ, तो हमारा जो ये रहेगा वही हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। एक तो इंटीग्रेशन याद रखना है। दूसरा यहाँ पर यही यूज हो रहा है, ठीक, और यहाँ पर दूसरा यूज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर में 2 इंटीग्रेशन और यूज होंगे, वहां पर हम बताएंगे, यहाँ पर सिर्फ यही होगा। यानी कि यहाँ पर ये क्या है? इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन किसके इक्वल हो जाएगा? ए, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां से कहां तक? ए नॉट से ए तक, ए नॉट से ए तक इक्वल टू माइनस के, बाहर कर लेंगे, कहां से?
टी, 0 से टी तक। इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंस टी का हो रहा है तो टी हो जाएगा। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी ये क्या है लिमिट a0 से a, t बराबर 0 से t बराबर 0 टू t a0 से a, हम जब भी लिमिट को अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है a, और a के प्लेस पे a रख दीजिए, तो a के प्लेस पे a रख दिया, सेम आएगा, वही आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a के प्लेस पे a0 रख दीजिए, a के प्लेस पे a0 रख दीजिए, हो गया। देखिए, अपर लिमिट ए के प्लेस पे ए रख दिया और ए के प्लेस पे ए नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको लिमिट बोलते हैं, ए नॉट टू ए इक्वल टू यहाँ पर माइनस के, यहाँ से कितना हो जाएगा, अपर लिमिट टी माइनस 0, अपर लिमिट माइनस टी बराबर 0, टी बराबर टी बराबर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के। ठीक, माइनस के इंटू टी, जी तो कुछ नहीं है, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। इसी को हम क्या लिख देते हैं कभी कभी, ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी बराबर 0 माइनस के इंटू टी। ये तुम्हारा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर, यही हमारा क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको रब कर दे रहे हैं, ऊपर आ जाइए, यहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ये है, इसको इधर कर ले रहे हैं, ये इधर ही है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, के टी को पॉजिटिव करना है तो के टी इधर कर लीजिए, के टी इधर कर लीजिए, ए नॉट ये इसको इधर कर लीजिए, ए नॉट माइनस ये हो जाएगा। हिंदी में तो पक्षांतर बोलते हैं, शायद इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आपका के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपान टी। टी क्या है आपका, रेट कांस्टेंट और टाइम में रिलेशन। ठीक, रेट ये भी क्या है, टाइम और रेट में, टाइम और के में रिलेशन, रेट कांस्टेंट और टाइम में रिलेशन है। ठीक, तो इसको मैंने सिर्फ सॉल्व किया है, मॉडिफाइड किया है, तो ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दोनों आपके सही हैं, आप इसको याद रखिए क्योंकि ये सभी को याद हो जाएगा आसानी से, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। और जब nth ऑर्डर निकालेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तब भी वहां से ये आएगा, तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा क्या जनरल होगा, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हो गया, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसके आपके 4 ग्राफ बनेंगे। ठीक, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 4 ग्राफ बनेंगे आपके। तो पहले ग्राफ बनाने के पहले इसका यूनिट देख लेते हैं क्या होगा, यूनिट ऑफ के फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होगी। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट क्या आया था, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0 इक्वल टू के, यानी जो के की यूनिट होगी वही रेट की यूनिट होगी, यानी कि के इक्वल टू क्या हो गया, रेट। और रेट की यूनिट तो आपको मालूम है, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इसका जो यूनिट हमने बताया था मोल पर लीटर पर सेकेंड, अगर टाइम सेकेंड में है और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, तो ये हो जाएगा। अगर तुम्हारा टाइम मिनट में दे दी जाए, मोल पर लीटर पर मिनट। और फॉर गैसियस रिएक्टेंट के लिए हमने बताया था, गैसियस रिएक्टेंट के लिए पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं, गैसियस रिएक्टेंट के लिए पार्शियल प्रेशर, तब उसकी यूनिट हमने क्या बताया था, एटीएम पार्शियल प्रेशर की, एटीएम पर मिनट आर पर सेकेंड।
ठीक, ATM पर सेकेंड और ATM पर मिनट, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये इसकी किसकी है यूनिट। अब ये कई कई एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है जिसका जो रेट की यूनिट होती है वही के की यूनिट होती है। तो यहाँ से आपको मालूम हो गया जो रेट की यूनिट वही के की यूनिट है, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की यूनिट होती है वही के की यूनिट होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। तो हेडिंग डाल लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम 4 ग्राफ पढ़ेंगे। पहला ग्राफ देखिए, इसके लिए हमने क्या लिखा था, n इक्वल टू 0, n मतलब 0, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या लिखा था, ए गिव्स प्रोडक्ट, तो इसका रेट हमने क्या लिखा था, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0 इक्वल टू के, ये लिखा था। तो हम इसके कौन कौन से ग्राफ बना सकते हैं। पहले तो ये रिएक्टेंट और टाइम के वर्सेस, दूसरा प्रोडक्ट और टाइम के वर्सेस। पहला हम पढ़ाएंगे आपको रिएक्टेंट और टाइम के वर्सेस, दूसरा प्रोडक्ट और टाइम के वर्सेस। तो यहाँ पर देख लीजिए, रिएक्टेंट क्या है, ए है, टाइम, टाइम तुम्हारा कैसे आएगा, टाइम तुम्हारा एक्सप्रेशन से आएगा। तो यहाँ से देख लीजिए आप, पहले 4 ग्राफ लिखिए, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, इसको रब कर दे रहा हूँ। चारों ग्राफ पहले लिख लीजिए कौन कौन से बनेंगे। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, दूसरा प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, तीसरा ग्राफ है आपका रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड चौथा जो ग्राफ है आपका रेट वर्सेस टाइम। 4 ग्राफ बनेंगे। बुक में एक भी ग्राफ आपके शायद नहीं दे रखे होंगे। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट वर्सेस टाइम, ये हम बताएंगे ग्राफ। अब देखिए पहला ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम कैसे हो जाएगा आपका, देखिए इसके लिए क्या हो जाता है, जब आप पढ़े हैं ए टू पी, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या आया है, रेट इसका जो आप निकाले रेट इक्वल टू के ए की पावर 0 इक्वल टू के, इसका जो एक्सप्रेशन आया है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये आया है। अब देखिए ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी आया है। तो यहाँ से देखिए जो पहला ग्राफ आपका हो जाएगा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, रिएक्टेंट वर्सेस जो टाइम का ग्राफ हो जाएगा। रिएक्टेंट हमारा क्या है ए, टाइम क्या है ये, मिल गया। तो हमारे इस एक्सप्रेशन से आपको रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनेगा, इधर हम बता दे रहे हैं। देखिए जो आपने इधर देखा है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का एक ग्राफ पढ़ा होगा, वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए जब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ते हो तो 2 टाइप की ग्राफ होती है। एक तो क्या होता है, एक ओरिजिन से पास करता हुआ और एक इंटरसेप्ट कुछ होगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे ए है, सी क्या है ए नॉट इंटरसेप्ट है, एम क्या है स्लोप माइनस के है, एक्स क्या है टी है। तो यहाँ से क्या होगा आपका वाई कंसंट्रेशन ऑफ ए वाई एक्सिस पे, सी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, के क्या है माइनस के, स्लोप है एक्स टी है। तो यहाँ जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्स एक्सिस पे टाइम, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर स्लोप को ध्यान देना, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तब तो ऐसे जाता, अगर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यहाँ पर प्लस होता तब तो ये ऐसे जाता, बट यहाँ पर क्या है माइनस है, तब माइनस के लिए स्लोप क्या हो जाएगा आपका निगेटिव। और इंटरसेप्ट था, इंटरसेप्ट के लिए ये तो क्या गया, अगर स्लोप तुम्हारा क्या है, स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव है तब तो ओरिजिन से यहाँ से जाएगा, बट इंटरसेप्ट भी क्या हो 0 हो तब तुम्हारे यहाँ से। लेकिन इंटरसेप्ट अगर कुछ हो जाए
तब यहाँ से जाएगा। ध्यान देना, ग्राफ हम यहाँ पर सिखा दे रहे हैं, मैथ आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर जितना यूज है मैं वही बता रहा हूँ कि अगर y इक्वल टू mx प्लस सी है और c इक्वल टू 0 हो जाए तब ओरिजिन से पास कर जाएगा, स्लोप पास टू। दूसरा ग्राफ, अगर इंटरसेप्ट c है तब आपका ओरिजिन से पास ना होके कुछ डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है आपका, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे, ठीक, यहाँ से पास कर जाएगा। हम तीसरा ग्राफ पढ़ रहे हैं कि अगर इंटरसेप्ट निगेटिव हो जाए, इंटरसेप्ट नहीं, स्लोप तुम्हारा निगेटिव हो जाए तब कहां से पास करेगा। अगर स्लोप नेगेटिव है तो पॉजिटिव से इधर जा रहा हो, स्लोप अगर निगेटिव है तो ऊपर से नीचे, तो यहाँ से स्लोप इक्वल टू माइनस के। तो ध्यान देना, पहला हमने ग्राफ देखा रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे मालूम हो सकता है, हमें एक्सप्रेशन मालूम है, इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, टाइम। इसी एक्सप्रेशन से हमारा ग्राफ बन सकता है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट किया और ये ग्राफ हमारा कैसा है, स्ट्रेट लाइन, जिसका स्लोप क्या है, निगेटिव। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। दूसरा ग्राफ क्या है, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो हेडिंग डाल लीजिए दूसरा ग्राफ का, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अब प्रोडक्ट वर्सेस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, अब प्रोडक्ट तो बना नहीं है तो प्रोडक्ट तो पहले बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बना नहीं तो प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। हम एक कंसीडर करते हैं यहाँ पे रिएक्शन, हम मान ले रहे हैं वही रिएक्शन ए टू बी। हम मान ले रहे हैं टी बराबर 0 पर, जो इसका रिएक्टेंट है ए नॉट, यहाँ पर ये रिएक्टेंट ए नॉट। जब टाइम टी 0 है यानी कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो हमारा इनिशियल कंसर्न कितना है, ए नॉट है। जब टाइम टी हो जा रहा है, टाइम टी हो जा रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है एक्स डिकम्पोज हो रहा है, एक्स मोल डिकम्पोज हो रहा है, तो जितना डिकम्पोज होगा उतना ही तो बनेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जितना डिकम्पोज होगा उतना ही बनेगा। एक से एक बन रहा था तो एक्स डिकम्पोज होगा तो एक्स ही बनेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2x बनता, बट यहाँ पर है कितना, x, ओनली 1 है तो यहाँ पर 1x। अब रिएक्टिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ से रिएक्टिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, x, ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस x। तो रिएक्टिंग अमाउंट x रिएक्ट कर रहा है, ये क्या है आपका रिएक्टिंग अमाउंट, ठीक। और ये क्या है आपका बचा हुआ अमाउंट, ये आपका क्या है टाइम टी बराबर टी पर बचा हुआ अमाउंट, ये रिएक्टिंग अमाउंट है। x तुम्हारा रिएक्ट कर रहा है तो बन कितना रहा, x। चीज वो समझना है। हम टाइम टी बराबर 0 पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो तो हमारा जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट है। टाइम टी बराबर टी पर ए नॉट माइनस एक्स, एक्स डिकम्पोज हो रहा तो एक्स बनाएगा। तो रिएक्टिंग अमाउंट कितना हुआ, एक्स डिकम्पोज हो रहा तो एक्स ही तो रिएक्ट कर रहा है, तो बची हुई मात्रा कितनी हो जाएगी, ए नॉट माइनस एक्स। अब देखिए हमने एक्सप्रेशन पढ़ रखा है ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये पढ़ रखा है। तो यहाँ से आपको मालूम है कि ए इक्वल टू कितना आया, ये टाइम टी बराबर पे, ये क्या है टाइम टी पर कंसंट्रेशन कितना आया है, ए नॉट माइनस एक्स है। ये टाइम क्या है, टी पर कंसंट्रेशन है, टाइम टी पर कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। अब दोनों को देखिए, गौर से दोनों को देखिए, ये तो सेम है तो एक्स इक्वल टू के टी, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू के टी, ये आपका आ जाएगा। तो यही क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू के टी। और पूछा क्या है प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, प्रोडक्ट हमारा क्या है ये आ गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे ये देखिए वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स, टाइम टी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे। अब देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो c क्या है यहाँ पर इक्वल टू 0 है, यानी कि ये कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो ध्यान देना x इक्वल टू के टी, एक्स क्या है आपका प्रोडक्ट, के टी टाइम टी एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर क्या है इंटरसेप्ट 0 है, दैट इज ओरिजिन से पास करेगी। तो प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू दी ओरिजिन, वो कहाँ से होता है निगेटिव स्लोप आता था। तो दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरे ग्राफ पे चलते हैं आप। तीसरे ग्राफ क्या है आपका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको रफ करते हैं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हेडिंग डाल लीजिए
तीसरे ग्राफ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखिए रेट वर्सेस रेट, हम जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिखते थे तो इसका रेट क्या लिखते थे, रेट इक्वल टू के ए की पावर 0, और रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए रेट तो हमें मालूम है, रेट तो ये इसको तो बनाए रखना है क्योंकि रेट हमें चाहिए। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसे आए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसे आए, तो यहां से देखिए ये है के ए नॉट माइनस के टी, तो ये क्या है आपका 1 की इक्वल है, क्योंकि किसी की पावर 0 इक्वल टू 1, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इधर रेट वाई एक्सिस पे और इधर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो रेट हमारा रिमेन्स कांस्टेंट है, पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, कांस्टेंट है, रेट हमारा क्या करेगा कांस्टेंट रेट से जाएगा, रिएक्शन जो होगी हमारी कांस्टेंट रेट से होगी, क्योंकि हमारा ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ठीक ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हमने रख दिया, तो यहाँ पर पावर 0 था, यहाँ पर पावर 0 का मतलब 1, तो रेट इक्वल टू के, यानी कंसंट्रेशन जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तो कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ाओ, रेट हमारा कांस्टेंट रेट से ही जाएगा, रिएक्शन हमारी कांस्टेंट रेट से ही होगी। एंड नेक्स्ट है रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम, चौथा ग्राफ बना लीजिए, रेट वर्सेस टाइम। रेट वर्सेस टाइम तो वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर, और रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू के ए नॉट ए की पावर 0, और रेट हमें चाहिए, रेट चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम कहाँ से आएगा के, और ए इक्वल टू क्या होता है ए नॉट माइनस के टी, और टाइम पे तो फिर नहीं डिपेंड कर रहा है, जब टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा तो ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर रेट और टाइम के बीच जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, y इक्वल टू एम एक्स, स्लोप पॉजिटिव और c इक्वल टू 0। तो आपके ये चारों ग्राफ हो गए रेट वर्सेस टाइम के बीच, और इसके पहले क्या था रेट कंसंट्रेशन और रेट के बीच, ठीक। तो आपका ये भी ग्राफ कुछ सॉरी ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा रिएक्शन, तो इसलिए रेट हमारा इक्वल टू के है, तो ये कुछ कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर जो रेट है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा कांस्टेंट, टाइम कितना ही बढ़ाओ, टाइम ही कितना ही बढ़ाओ, क्योंकि इसकी पावर 0 है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो रेट इक्वल टू के, ठीक, कांस्टेंट ग्राफ आ जाएगा, यानी कि टाइम कितना ही बढ़ाओ, रेट हमारा कांस्टेंट रेट से, जो हमारा रेट है जो रिएक्शन की रेट है, रिएक्शन हमारी कांस्टेंट रेट से ही होगी। तो ऐसे ग्राफ 4 आपके ग्राफ हो चुके हैं, ठीक, चारों ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब आपके आते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आज कंप्लीट कर देंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, 10 मिनट का काम और है। लिखिए हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड टाइम, हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड। देखिए हाफ लाइफ होता क्या है, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी हाफ, टी हाफ से डिनोट करते हैं। देखिए हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, किसी रिएक्शन की हाफ लाइफ टाइम का मतलब, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के आधे कंप्लीट होने में, रिएक्शन के हाफ कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि रिएक्शन के आधा रिएक्टेंट बचने में, हम पहला वर्ड क्या बोले कि रिएक्शन के आधे कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज द हाफ लाइफ, या फिर हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम। दूसरे हम वर्ड में क्या करें, रिएक्शन के आधे बचने में, रिएक्टेंट के आधा बचने में कितना टाइम लग रहा, वो हमारा क्या हो जाएगा हाफ लाइफ
पीरियड या फिर हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड आर कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम। द टाइम definition is the time taken for completion, the time taken for completion of half of the reaction is called as half life period, is called as half life time और हाफ लाइफ पीरियड। हमने सिंपल से डेफिनेशन लिखा, द टाइम टेकन, जितना टाइम लिया गया है, फॉर द कंप्लीशन ऑफ हाफ ऑफ द रिएक्शन, आधा रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लिया गया है, कितना टाइम लगा है, वही हमारा क्या है, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। इसको कैसे हम पढ़ेंगे, टी हाफ से डिनोट करते हैं। अगर आधा कंप्लीट हो जा रहा है तो देखिए, इफ टी हाफ इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, अगर टी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन है, देन तब एट टी बराबर टी हाफ, टी बराबर टी हाफ पे जो बची हुई मात्रा है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट बाई टू। यही तुमने बोला है कि आधा रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है या फिर आधा रिएक्टेंट बचने में कितना टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो बची हुई मात्रा है उसका आधा हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। इनिशियल इसका कितना था, ए नॉट था, ए नॉट का आधा हो जाएगा। ठीक, यानी कि जो बचेगा, ये रिएक्शन जो कंप्लीट हो जा रही है वो आधा बचेगा। रिएक्शन के आधे कंप्लीट होने में, रिएक्टेंट के आधे बचने में जितना टाइम लग रहा है वो हमारा क्या, हाफ लाइफ पीरियड है। तो एट टी बराबर टी हाफ पे ए इक्वल टू बची हुई मात्रा ए नॉट बाई टू, ए टी इक्वल टू ए नॉट बाई टू। अब जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था आपका, ए नॉट एन बराबर जीरो के लिए ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, तो यहाँ पर पुट कर लीजिए ए इक्वल टू ए नॉट बाई टू। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, के टी को इधर ले रहे हैं हम, तो यहाँ से आप लिख लीजिए के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, पूरा से आधा गया, आधा बचा के टी। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, देखिए जो टी है, जब ये आधा बज रहा है तो टी को हम टी हाफ से रिप्लेस कर देंगे, टी को टी हाफ से, टी को टी हाफ से। तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के, ये हमारा आ गया। ठीक, इसको इधर कर लीजिए, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए नॉट बाई टू, तो टी हाफ इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। अब यहाँ से क्या मालूम पड़ा, यहाँ से हमें ये मालूम चला कि टी हाफ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए हमने पढ़ा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। रेट हमारा जो रेट है, जीरो ऑर्डर की जो रेट है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि जो रेट है जीरो ऑर्डर का, कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जो हाफ लाइफ पीरियड है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया है। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कंक्लूजन, फ्रॉम द above इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम द above, इसके नीचे लिखिएगा फ्रॉम द above it is clear that, from the above it is clear that for a zero order reaction, for a zero order reaction, the half life time or period, the half life time or period
इज डायरेक्टली proportional to initial concentration of the reactant, that is T half P directly proportional to A naught। ये आपका देखिए रेट हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, लेकिन टी हाफ हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि अगर कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, तो हाफ लाइफ हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर 4 गुना करते हैं तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, पूछ लेता है कि फॉर व्हिच ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द हाफ लाइफ गेट्स डबल्ड, दैट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन कराएंगे हम। यहाँ पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जीरो ऑर्डर हमने क्या पढ़ा आज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा। ठीक, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, उसके डेफिनेशन, फिर कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन का अगर रेट ला दिया है, फिर जीरो ऑर्डर, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, जीरो ऑर्डर के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन हमारे पास होता है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेंगे। वो थोड़ा सा और बड़ा वीडियो हमारे पास जाएगा, या फिर 2 वीडियो में उसको बनाएंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास पड़ोस दोस्तों को बताएं। ठीक, थैंक यू सो मच।